वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 10 कर रहे हैं जिसका टाइटल है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन नेम्स। तो बेसिकली इसमें कुछ नाम प्रोहिबिटेड हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो रखे तो जा सकते हैं लेकिन उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि पहले प्रायर अप्रूवल चाहिए आपको एससीसीपी का इन राइटिंग। और नाम के सिलसिले में जो मामलात हैं उसमें कमीशन का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। और अगर आप कोई नाम रिजर्व करना चाहते हैं कंपनी का तो उसका जो प्रोसीजर है वो भी इसी सेक्शन के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स की तरफ वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले जो लॉ में जो प्रोहिबिटेड नेम्स हैं उनकी बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि अ कंपनी शेल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय नेम विच कंटेन सच वर्ड्स और एक्सप्रेशन एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो अगर एससीसीपी कोई नोटिफिकेशन इशू कर देता है कि भाई ये नाम नहीं रखे जा सकते, तो वो नाम नहीं रखे जा सकेंगे। और इन द ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार, या फिर वो सिचुएशन है कि जो रजिस्ट्रार है उसकी ओपिनियन में 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर होंगे तो उस नाम से भी एक कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। नंबर 1, अगर वो नाम आइडेंटिकल हो यानी बिल्कुल सेम हो या रिजेंबल करता हो, मिलता जुलता हो और सिमिलर टू द नेम ऑफ अ कंपनी। एग्जाम्पल वाइज अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखें कि अगर एक कंपनी एबीसी फर्टिलाइजर लिमिटेड रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, तो एक और कंपनी एबीसी फर्टिलाइजर लिमिटेड उस नाम से रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। हालांकि स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है लेकिन नाम बिल्कुल आइडेंटिकल और रिजेंबलिंग सा है, इस वजह से ये जो है अलाउड नहीं होगा। इसी तरह एबीसी फूड लिमिटेड और एबीसी फूड लिमिटेड, जस्ट एस का फर्क है, तो ये भी बिल्कुल आइडेंटिकल नेम है। तो ऑलरेडी जब एक उस नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है तो उससे मिलते जुलते नाम से दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। इसी तरह रजिस्ट्रार उस नाम से भी कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे जो इनअप्रोप्रिएट हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी इनटॉलरेंस लिमिटेड, तो ये बड़ा इनअप्रोप्रिएट सा नाम है। इनटॉलरेंस एक अच्छी बिहेवियर नहीं है कि जिसकी वजह से इसको नाम को अप्रोप्रिएट समझा जाए। फिर अनडिजायरेबल अगर हो, अनडिजायरेबल अब ये कह लें कि बिल्कुल रजिस्ट्रार की ओपिनियन पर ही आ जाता है कि वो समझते हैं कि जी ये ऐसा नाम है जो अच्छा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक नाम है जी स्प्रेड वायलेंस प्राइवेट लिमिटेड, तो ये अनडिजायरेबल भी है, इनअप्रोप्रिएट भी है, तो ऐसे नाम से भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी। या फिर नाम जो है वो डिसेप्टिव है यानी उसमें धोखे का एलिमेंट है, उससे धोखा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक जो बिजनेस है उसका नेचर ऑफ बिजनेस है कि वो ट्रेडिंग करेंगे इंडस्ट्रियल मशीनरी में, और नाम उन्होंने रखा हुआ है इंडस्ट्री बैंक लिमिटेड। तो ट्रेडिंग करनी है तो इसके लिए वर्ड बैंक जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ये डिसेप्टिव है। इससे जो लोग होंगे वो मिसलीड हो सकते हैं कि शायद ये एक बैंक है, यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करवाए जा सकते हैं, जबकि उस कंपनी की नेचर ऑफ बिजनेस वो नहीं है कि वहां पर आप ये काम कर सकें। इसी तरीके से डिजाइन टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस ससेप्टेबिलिटीज ऑफ पीपल, कोई ऐसा नाम रखा जाता है जो रिलीजियसली आपको बहुत अच्छा लगता है और उसकी वजह से ये चांस है कि लोग रिलीजियस अपने बिलीफ की वजह से उस कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट दे देंगे। यानी अब एक बैंक का नाम ऐसा रख दिया जाए जो कि लेट से कहें कि हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे और वो वहाँ पर जो है ना अ, अपने फंड ज़्यादा डिपॉजिट करवाएं, तो ऐसा नाम भी नहीं रख सकते। और ऐसा भी नहीं रख सकते जिससे किसी और रिलीजन की जो है के लिए वो ऑफेंसिव हो और या लोगों के जो जज्बात हैं उसकी वजह से मजरूह। और इसके अलावा फिर एक बिल्कुल जनरल क्राइटेरिया भी है कि एनी अदर ग्राउंड एज मे बी स्पेसिफाइड, जो कि रूल्स के अंदर बता दिया जाए कि ये इस तरह के नाम नहीं रखे जाएंगे। तो मजीद भी इसके अलावा हो सकते हैं। वैसे इसी कैटेगरी के अंदर सारे जो इश्यूज हैं वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो नाम जो रखे तो जा सकते हैं लेकिन उसमें प्रायर अप्रूवल चाहिए एससीसीपी का। तो प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग of the commission shall be required if the proposed name contains any words suggesting, कोई भी ऐसे अल्फाज हों जिससे सजेशन क्या मिल रही हो कि द पैटर्नेज ऑफ एनी पास्ट और प्रेजेंट पाकिस्तानी और फॉरेन हेड ऑफ स्टेट है, यानी ये जो कंपनी या बिजनेस है उसको पैटर्नेज है यानी उसको जो इन्वॉल्वमेंट है या उस पर जो सरप्रस्ती है वो कोई पाकिस्तान या पाकिस्तान के अलावा जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट है वो उसकी कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कौन से नाम हो सकते हैं? तो हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट अलवी एयरलाइंस लिमिटेड, बाराक ओबामा कंसल्टेंसी लिमिटेड। अब प्रेसिडेंट अलवी जो हमारे पास हम बात करते हैं तो आरिफ अलवी करंट प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, तो प्रेजेंट पाकिस्तानी और प्रेजेंट फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। इसी तरह बाराक ओबामा जो है वो पास्ट प्रेसिडेंट हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो बेसिकली इस तरीके का नाम आप नहीं रख सकते अनलेस कि आप अप्रूवल लें एससीसीपी से। और एससीसीपी इसका अप्रूवल ऑब्वियसली कब देगा?
जब वो इन पर्सन से ये कंफर्मेशन आप ला कर देंगे कि वो वाकई अगर आपको पैट्रोनेज दे रहे हैं, वाकई वो आपकी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फिर एससीसीपी आपको ये नाम रखना अलाउ कर देगा, वरना नहीं करेगा। इसी तरीके से एनी कनेक्शन विद द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी डिपार्टमेंट और अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ एनी सच गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, केपीके की गवर्नमेंट है, या इनका कोई डिपार्टमेंट है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या इनकी कोई अथॉरिटी है जैसे फेडरल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, या पैमरा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, या स्टैट्यूटरी बॉडी है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह के अगर आप नाम वगैरह में करना चाहेंगे तो उसमें फिर जाहिर बात है एससीसीपी आपको तब नाम रखने देगा रेलिवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी से जब अप्रूवल का लेटर लेकर आएंगे। तो अगर वो आपको अलाउ कर रहे होंगे तो एससीसीपी भी आपको अलाउ कर देगा, वो आपको अलाउ नहीं कर रहे होंगे तो एससीसीपी आपको ऐसा नाम रखना अलाउ नहीं करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये वर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जी हम किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, शुरू में वर्ड पाकिस्तान भी यही रिफ्लेक्ट कर रहा है। बलूचिस्तान ट्रैवल एंड टूर्स लिमिटेड, तो हो सकता है लग रहा हो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके पीछे इन्वॉल्व है। अब जैसे बैंक ऑफ पंजाब है, तो वो वाकई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको इनकॉर्पोरेट करवाया था, तो उसका अप्रूवल मिल गया था कि उसका जो नाम है उसके अंदर वर्ड पंजाब आ रहा है, लेकिन वो नाम रख सकते हैं। एनी कनेक्शन विद कॉर्पोरेशन सेटअप बाय और अंडर एनी फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, तो कोई कॉर्पोरेशन अगर जो सेटअप हुई हुई है फेडरल या प्रोविंशियल लॉ के मुताबिक, तो उससे कोई कनेक्शन शो हो रहा हो, फॉर एग्जांपल आप नाम रख देते हैं स्टेट बैंक एडवाइजरी लिमिटेड, तो क्या वाकई इसका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, या केपीके सीड्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो क्या वाकई इसका केपीके की जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है उसके साथ ताल्लुक है। अगर ताल्लुक है तो वो आप रेलिवेंट एविडेंस प्रोवाइड करेंगे तो एससीसीपी आपको अप्रूवल दे देगा, वरना नहीं देगा। इसी तरह पैटर्नेज ऑफ एनी और एनी कनेक्शन विद फॉरेन गवर्नमेंट और एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम नाम रख देते हैं यूएस एजुकेशन सपोर्ट लिमिटेड, तो क्या वाकई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का उसमें पैटर्नेज है, वो इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने इस कंपनी के अंदर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई अप्रूवल है। और इसी तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड, ये नाम नजर आ रहा है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होकर बात हो रही है, या यूनिसेफ का नाम यूज कर दें या यूनाइटेड नेशंस का नाम यूज कर दें, तो फिर उसमें एससीसीपी ये देखेगा कि वाकई आपके पास उन ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है। अगर वाकई आपका कोई जो है प्रॉपर कनेक्शन होगा उन ऑर्गेनाइजेशन से, आपके पास उसका एविडेंस होगा, तो आपको एससीसीपी नाम अलाउ कर देगा, वरना नाम अलाउ नहीं करेगा। इसी तरीके से इस्टेब्लिशिंग अ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट अ मुदारबा, बेसिकली मुदारबा जो है ये इस्लामिक फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है जिसमें एक पार्टी पैसा लगाती है, दूसरी पार्टी जो है वो अपनी स्किल्स और सर्विसेज देती है। तो एक किस्म की पार्टनरशिप होती है जिसमें एक पार्टी की तरफ से फंड्स आ रहे होते हैं, दूसरी पार्टी की तरफ से एफर्ट्स और सर्विसेज आ रही होती हैं, और फिर वो उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग कर लेते हैं एग्रीड अपने कह लें कि टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक। तो उसको मुदारबा कहते हैं। तो मुदारबा को रन करने के लिए जो कंपनी होती है उसे मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा नाम अगर आप लिख रहे हैं कि आपका ताल्लुक किसी मुदारबा या मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी के साथ है, तो फिर आपको एससीसीपी से अप्रूवल लेना होगा, जैसे ABC मुदारबा कंपनी लिमिटेड या XYZ मुदारबा कंपनी लिमिटेड। तो एससीसीपी ये आपको तभी अलाउ करेगा अगर वाकई आपका किसी मुदारबा के साथ कोई कनेक्शन है, अदरवाइज नहीं करेगा। इसी तरह एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस फ्रॉम द कमीशन, कुछ बिजनेसेस हैं जैसे लीजिंग कंपनी बनानी हो तो ABC लीजिंग लिमिटेड नाम रखना है, तो आपको एससीसीपी से अप्रूवल चाहिए। इसी तरह इंश्योरेंस का लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होता है और एससीसीपी की तरफ से ही मिलता है। तो ABC इंश्योरेंस लिमिटेड अगर आप नाम रखेंगे तो आपके पास क्या इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस है एससीसीपी की तरफ से, अगर होगा तो एससीसीपी आपको ये नाम रखना भी अलाउ कर देगा, और लाइसेंस नहीं होगा तो आपको ये नाम अलाउ नहीं करेगा। तो ये 6 हमारे पॉइंट्स थे जिसमें नाम ऐसे हैं जो पॉसिबल हैं, लेकिन उसमें पहले आपको रिटर्न अप्रूवल चाहिए होगा एससीसीपी का, उसके बाद आप कंपनी के ये नाम रख सकेंगे। अब इसमें ये पॉइंट है कि डिसीजन ऑफ कमीशन जो है वो फाइनल होगा जब भी कोई ये इशू अराइज होता है कि ये नाम कंपनी कंपनी लॉ जो है उसके मुताबिक है या नहीं है, तो जो डिसीजन ऑफ कमीशन है इट शैल बी फाइनल, यानी उसको किसी कोर्ट के अंदर किसी अथॉरिटी के सामने जाकर आप चैलेंज नहीं कर सकते कि जी एससीसीपी ने ये गलत फैसला दिया है या नहीं। एससीसीपी का जो कमीशन का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। देन रिजर्वेशन ऑफ नेम का प्रोसीजर अगर हम बात करते हैं
तो तरीक़ेकार ये होता है कि जब एक कंपनी हम बनाने लगते हैं तो पहले हम उसका नाम की रिजर्वेशन लेते हैं, क्योंकि हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। अब हम पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाएं और जाके जमा करवाएं और फिर पता चले कि इस नाम की कंपनी तो ऑलरेडी एक मौजूद है, या जब हम डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे तभी उस दौरान रजिस्टर्ड हो गई है, तो हमारा सारा काम जो है वो ज़ाया हो जाएगा। जितने डॉक्यूमेंट्स बनाए होंगे उन पे जो कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा, वो फिर कंपनी का नाम का मतलब है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ जाएगा तकरीबन। तो इसमें लॉ ये अलाउ करता है कि कोई भी पर्सन रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन दे सकता है फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन, के एप्लीकेशन के अंदर वो नाम लिख देते हैं। नॉर्मली एक दो तीन नाम लिख देते हैं जी, फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये हो जाए तो ठीक है, ये ना रजिस्ट्रार अलाउ करें तो सेकंड है, सेकंड ना हो तो थर्ड है। तो दो तीन आप नाम के साथ एक एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं और फिर रजिस्ट्रार जो है वो आपको एक नाम रिजर्व उसमें से कर देते हैं आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। लेकिन ये मैक्सिमम आपको जो रिजर्वेशन मिलती है वो 60 डेज तक की मिलती है, कि 60 डेज का टाइम होता है। अब 60 डेज के अंदर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है उस नाम के मुताबिक बना लेना है और रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवा लेना है, तो कंपनी उस टाइम में रजिस्टर हो जाएगी, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, बाज़ ऐसा हो सकता है कि बाद में ये पता चले कि जो नाम रिजर्व करवाया गया था वो फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर करवाया गया था। फॉर एग्जांपल, आपने नाम रखवा दिया XYZ बैंक लिमिटेड, जबकि आपका जो बिजनेस था वो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं था, आपके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है और या आप बैंकिंग का लाइसेंस ऑब्टेन नहीं कर सके, तो जो नाम की रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। और अगर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी हो तो रजिस्ट्रार उस कंपनी को कहेगा कि अपना नाम चेंज करें, और जिस पर्सन ने एप्लीकेशन दी होगी तो क्योंकि उसने एप्लीकेशन के अंदर फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी तो उसको पेनल्टी लगेगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जो नाम अप्लाई करें वो रजिस्ट्रार की तरफ से रिफ्यूज हो जाए, तो एग्रीव पर्सन यानी जिस पर्सन को रजिस्ट्रार के इस फैसले के खिलाफ शिकायत है वो 30 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं कमीशन को। तो रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ आप अपील करेंगे कमीशन को, और कमीशन का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, उसको आप किसी अथॉरिटी के सामने किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो ये नाम के सिलसिले में जो प्रोहिबिशन हैं, जो अप्रूवल रिक्वायर्ड हैं और जो नाम की रिजर्वेशन के रूल्स हैं वो सेक्शन 10 में थे, जिनको हमने डिस्कस किया। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 11 कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। तो बेसिकली कंपनी विच थ्रू इन एडवर्टेंस कहते हैं कि जी जो काम जानबूझ के नहीं किया जाता, यानी जो काम गलती से हो जाता है, और अदरवाइज यानी चाहे गलती से जानबूझ के किया हो या जानबूझ के ना किया हो, इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन कंट्रावेंशन ऑफ कंपनीज एक्ट, यानी ऐसे नाम के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं है, और द नेम वाज ऑब्टेन्ड बाय फर्निशिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, या जो नाम है वो फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देकर हासिल किया गया था। जैसे ये बताया गया कि जी कंपनी जो है वो इंश्योरेंस का बिजनेस करेगी, तो नाम में इंश्योरेंस का वर्ड हासिल कर लिया गया, लेकिन बाद में कंपनी इंश्योरेंस का बिजनेस नहीं कर रही, उसके पास रेलिवेंट लाइसेंस नहीं है। तो कंपनी एक तो खुद नाम चेंज कर सकती है विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। तो कंपनी खुद करेगी तो उसके पास ऑप्शन है करे या ना करे। एंड शेल चेंज, अब यानी खुद चेंज करेगी, लाजमी करना पड़ेगा अगर रजिस्ट्रार डायरेक्ट कर देता है। तो मे का वर्ड यूज हुआ, अगर कंपनी खुद चेंज करना चाहती है उसमें भी जो नया नाम होगा वो रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेकर ही लेना पड़ेगा। लेकिन रजिस्ट्रार अगर डायरेक्शन देता है तो 30 डेज के अंदर चेंज करना पड़ेगा, और वो भी जो नया नाम होगा वो भी रजिस्ट्रार के अप्रूवल से होगा, और अब चेंज करना लाजमी होगा। हाउएवर लॉ ये कहता है कि रजिस्ट्रार जब इस किस्म की डायरेक्शन इशू करता है कंपनी को कि वो अपना नाम चेंज करें, तो वो कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी रजिस्ट्रार की तरफ से पहले कंपनी को एक नोटिस आएगा कि रजिस्ट्रार के ख्याल में कंपनी का ये नाम गलत है और क्यों गलत है और क्यों ये चेंज होना चाहिए। तो रजिस्ट्रार ने उस पर लिखा होगा और उस पर कंपनी को एक मौका दिया जाएगा कि भाई अगर रजिस्ट्रार को आप इस पर कोई सफाई देना चाहते हैं या कोई आपके पास ऐसी आर्गूमेंट्स हैं जिनसे वो कि जी नहीं ये नाम सही है, तो वो शेयर करें। तो अगर आप वो शेयर करेंगे और आप रजिस्ट्रार को कन्विंस कर लेते हैं देन फाइन, लेकिन अगर आप कन्विंस नहीं कर पाते तो फिर आपको जो है चेंज 30 डेज के अंदर करना पड़ेगा। अब लेट्स से कि अगर एक कंपनी जो है
रजिस्ट्रार की डायरेक्शन के बावजूद नाम चेंज नहीं करती, फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन। तो रजिस्ट्रार की ये डायरेक्शन आई और कंपनी ने इस डायरेक्शन के मुताबिक अपना नाम चेंज नहीं किया। तो इफ द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस विद द डायरेक्शन इशूड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड क्या है? 30 डेज का। द रजिस्ट्रार में एंटर ऑन द रजिस्टर अ न्यू नेम, तो रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से कोई न्यू नेम रख सकता है, सेलेक्टेड बाय हिम, बीइंग अ नेम अंडर विच द कंपनी में बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017, ऐसा नाम जो कंपनीज एक्ट के थ्रू अलाउड हो, और वो सर्टिफिकेट एक नया इशू कर देगा कंपनी को, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम। तो अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करेगी तो कंपनी का नाम, देखें खुद कंप्लाई कर लें तो उसमें फ़ायदा ये है कि जो नया नाम है वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं, और कंप्लाई नहीं करेंगे नाम तो तब भी चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी मर्जी भी नहीं चलेगी, रजिस्ट्रार की मर्जी का नाम हो जाएगा। फर्दर पेनल्टी भी है कि अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन तो तब कंपनी को पेनल्टी लगेगी। इसी तरह अगर कंपनी पुराना नाम यूज़ करती रहती है, हालांकि नाम चेंज हो चुका है बाय द रजिस्ट्रार, तो तब भी कंपनी को पेनल्टी लगेगी और वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये बेसिकली सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 12 कर रहे हैं जिसका टाइटल है चेंज ऑफ नेम बाय अ कंपनी। तो इसका जो प्रोसीजर है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कि एक कंपनी जब अपना नाम चेंज करना चाहती है तो कंपनी एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें आपका एटलीस्ट 21 डेज का नोटिस हो तो 75% मेजोरिटी चाहिए, और अगर 21 डेज से कम का नोटिस हो तो आपको 100% इंटाइटल मेंबर्स जो हैं वो एग्री करेंगे तो ये रेजोल्यूशन पास होगी। और सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी की तरफ से नहीं होनी चाहिए, साथ के साथ रजिस्ट्रार का अप्रूवल भी होना चाहिए कि जो सिग्निफाइड इन राइटिंग हो, यानी जो नया नाम है उस पर रजिस्ट्रार का अप्रूवल रिटर्न में मौजूद होना चाहिए कि रजिस्ट्रार उस नाम को अप्रूव कर रहा है, तो फिर कंपनी अपना नाम चेंज कर सकती है। तो बिल्कुल ये सिंपल सा प्रोसीजर है, 2 स्टेप हैं, पास द स्पेशल रेजोल्यूशन और आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रार का राइटिंग में अप्रूवल मौजूद होना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, यानी अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन फिर भी पास करनी होगी। तो द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इफ द ओनली चेंज इज द एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड एंड पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट्स हैं। तो अगर आपके नाम में सिर्फ एडिशन या डिलीशन हुआ है वर्ड प्राइवेट का, एसएमसी प्राइवेट का, लिमिटेड का, गारंटी लिमिटेड का या अनलिमिटेड का, एज द केस में भी, जब ये बेसिकली ये चेंजेस कब होते हैं, ये चेंजेस कब होते हैं जब एक कंपनी का स्टेटस चेंज हो जाता है। यानी अगर एक कंपनी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक बन जाती है, पब्लिक से प्राइवेट बन जाती है, एसएमसी प्राइवेट से प्राइवेट बन जाती है, या लिमिटेड से गारंटी लिमिटेड बन जाती है, या अनलिमिटेड बन जाती है, तो इन सिचुएशंस में बेसिकली नाम के अंदर सिर्फ यही चेंज होता है। यानी अगर एक कंपनी का नाम पहले एबीसी प्राइवेट लिमिटेड था और अब वो प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है तो उसका नाम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से एबीसी लिमिटेड हो जाएगा। तो नाम तो उसका एबीसी ही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार का अप्रूवल जरूरी नहीं है, सिंपली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल सी सेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 13 कर रहे हैं जिसका टाइटल है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड इफेक्ट देयर ऑफ। तो कंपनी का जो नाम की रजिस्ट्रेशन है, जब नाम चेंज होता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कब कंप्लीट होगी और उसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर क्या होगा। तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को इशू किया जाता है, उसके अलावा कंपनी अपना पुराना नाम भी न्यू नाम के साथ जो है न्यू नेम के साथ कुछ अरसे के लिए मेंशन करने की पाबंद होती है, और लीगल प्रोसीडिंग्स पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये पर्सपेक्टिव भी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टेप वाइज 1 बाय 1 इन तीनों आइटम्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो है कि वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम, अब चाहे वो नाम कंपनी ने खुद चेंज किया हो या रजिस्ट्रार की डायरेक्शन पर चेंज किया हो,
तो रजिस्ट्रार बेसिकली दो काम करेंगे। नंबर वन, रजिस्ट्रार एंटर कर देंगे न्यू नेम रजिस्टर के अंदर, जो उनके पास कंपनीज का एक रजिस्टर होता है उसके अंदर पुराने नाम की जगह इन प्लेस ऑफ फॉर्मर नेम कंपनी का न्यू नाम जो है वो एंटर कर देंगे। फिर वो एक रजिस्ट्रार की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू होगा, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो इन सर्कमस्टांसिस के मुताबिक होगा, और इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम भी कहा जाता है। जब ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तब चेंज ऑफ नेम जो है वो कंप्लीट कंसीडर होगा। सो मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट जो है इंटरनेट से मिला है गूगल करके, लेकिन ये कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं, प्रीवियस लॉ के मुताबिक इशू हुआ है, और रूल्स जो हैं वो ये सेम है। सिर्फ प्रीवियसली ये सेक्शन जो है वो 40 होता था, अब जो है कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 13 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन चेंज ऑफ नेम, फिर कंपनी का पुराना नाम बताया हुआ है इजहार प्राइवेट लिमिटेड, और नाम चेंज होकर क्या हो गया, बनो मुख्तार कॉन्ट्रैक्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी का नाम चेंज हुआ है, तो बेसिकली ये नया नाम पुराने नाम की जगह रजिस्ट्रार में लिखा होगा, और ये सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया होगा कंपनी को। इस पर हम देख सकते हैं कि बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि और रजिस्ट्रार की सील भी इस पर लगी हुई है। सेकंड इशू है कि ओल्ड नेम को न्यू नेम के साथ लिखना। तो जब भी कोई कंपनी अपना नाम चेंज करेगी तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो 90 डेज के लिए, पहले ये एक 1 ईयर की रिक्वायरमेंट थी, अब ये 90 डेज की ही रिक्वायरमेंट है 2017 से ऑनवर्ड, फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट बाय द रजिस्ट्रार। जब वो चेंज ऑफ नेम पर न्यू सर्टिफिकेट इशू होता है तो उसके 90 डेज तक। Continue to mention its former name along with its new name on the outside of every office or place in which its business is carried on and in every document or notice। तो तमाम ऑफिसेज में, बिजनेस प्लेसेस पर, डॉक्यूमेंट्स में, नोटिस में नए नाम के साथ साथ पुराना नाम भी मेंशन किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये किस तरीके से, सिंपली जब आप नया नाम लिखते हैं तो साथ मेंशन कर देते हैं कि फॉर्मरली। तो एक कंपनी है जिसका नाम एबीसी लिमिटेड है, पहले इसका नाम ए एंड सी लिमिटेड होता था, तो इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज किया है, तो वो नए नाम के साथ पुराने नाम को भी लिखेंगे, और ऐसा इन्हें 90 डेज तक करना हो। 90 डेज के बाद ये सिर्फ अपना न्यू नेम मेंशन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो इफेक्ट ऑन लीगल प्रोसीडिंग। तो जब एक कंपनी अपना नाम चेंज करती है तो उससे उस कंपनी के कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस चेंज नहीं होते। ना ही कंपनी ने अगर किसी पर कोई केस फाइल किया हुआ होगा, कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू की हुई होगी, या कंपनी के अगेंस्ट कोई कोर्ट में केस चल रहा है, लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो इसकी नाम के चेंज होने की वजह से डिफेक्टिव नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग जो कंटिन्यू हो सकती थी कंपनी के अगेंस्ट, या शुरू की जा सकती थी against the company by its former name may be continued by or commenced against the company by its new name। तो वो बेसिकली स्टिल कंटिन्यू की जा सकती है और कमेंस की जा सकती है न्यू नेम्स। तो नाम के चेंज से लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कोर्ट में जो केसेस चल रहे होते हैं कंपनी के तरफ से और कंपनी के अगेंस्ट, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन कंपनी ने अगर कहीं डिफॉल्ट कर दिया था, पहले पुराने नाम जब था और अब नाम बदल गया, तो उसका केस अब भी कंपनी पर हो सकता है। इसी तरह कंपनी ने किसी पर केस करना है और वो उस टाइम का मैटर है जब कंपनी का नाम पुराना होता था, तो कंपनी अब भी केस फाइल कर सकती है। तो लीगल प्रोसीडिंग्स पर लॉ ने क्लैरिटी दे दी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई राइट्स, ऑब्लिगेशंस और लीगल प्रोसीडिंग्स चेंज नहीं होंगी। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 22 करेंगे, जिसका टाइटल है पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय अ कंपनी। तो इस सिलसिले में जो रिक्वायरमेंट्स हैं लॉ की, वो बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमने नाम को डिस्प्ले करना है और इनकॉर्पोरेशन नंबर को भी बिजनेस प्लेसेस पर। तो रिक्वायरमेंट क्या है, एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले इन अ कॉन्स्पिकस पोजीशन, यानी बिल्कुल वाज़ेह और नुमाया पोजीशन, हिडन नहीं होना चाहिए, इन लेटर्स इजीली लीजिबल इन इंग्लिश और उर्दू करेक्टर्स। तो इंग्लिश में लिख दें या उर्दू में लिख दें, दोनों में से एक लैंग्वेज में भी लिख देंगे तो वो इनफ है। इट्स नेम एंड इनकॉर्पोरेशन नंबर, दो चीजों को लिखने की रिक्वायरमेंट है। लिखना कहां है, आउटसाइड द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एवरी ऑफिस और द प्लेस इन विच इट्स बिजनेस इज कैरिड ऑन।
तो अगर एक बिजनेस की ब्रांचेस वगैरह हैं तो उन ब्रांचेस पर भी ये नेम और इनकॉर्पोरेशन नंबर मेंशन होना चाहिए, और साथ ही जो कोई और जैसे फैक्ट्री है वो प्लेसेस हैं और रजिस्टर्ड ऑफिस है उनके ऊपर मेंशन होना चाहिए इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज में, करेक्टर्स में, और कॉन्स्पिकस पोजीशन यानी नुमाया पोजीशन में। दूसरी रिक्वायरमेंट है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को डिस्प्ले करें। एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफाइड कॉपी ये होती है कि ये नहीं है कि आप जो आपके पास डॉक्यूमेंट उसकी फोटो कॉपी कर लें, आप कॉपी जो है उसको रजिस्ट्रार से सर्टिफाई करवाते हैं, यानी रजिस्ट्रार के साइन और जो सील है उसके ऊपर लगी हुई होती है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी कहलाती है। तो ये रखी जाएगी, डिस्प्ले की जाएगी, जैसे वॉल पे लगा देते हैं ऑफिस में, एट एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। फिर है मेंशन द नेम ऑन डॉक्यूमेंट, कंपनी का नाम उसके डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन होना चाहिए। एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम मेंशन इन एलिजिबल इंग्लिश और उर्दू करेक्टर्स इन ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, इंडोर्समेंट, चेक। अब बेसिकली सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी जो है वो एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट भी एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इंडोर्समेंट जो है ट्रांसफर्स होते हैं, चेक्स हैं तो उसका जनरली आइडिया होगा, मनी ऑर्डर हैं, ऑर्डर्स फॉर मनी, और गुड्स परपोर्टिंग टू बी साइड, गुड्स के जो ऑर्डर हैं टू बी साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। हर वो डॉक्यूमेंट जो कंपनी की तरफ से समझा जाएगा या कंपनी के बिहाफ पर साइन किया जाएगा, उस पर कंपनी का नाम इंग्लिश या उर्दू लैंग्वेज में शामिल होना चाहिए। एंड इन ऑल बिल्स ऑफ पार्सल्स, इनवाइस, रिसीट एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट ऑफ द कंपनी। बेसिकली ये हर टाइप का डॉक्यूमेंट जो है वो इस सारी रिक्वायरमेंट के अंदर कवर हो जाता है। फोर्थ एंड लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि नाम और पर्टिकुलर्स डॉक्यूमेंट पे प्रिंट होने चाहिए। एवरी कंपनी शैल गेट इट्स नेम, एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर अगर हो तो, ईमेल एंड वेबसाइट एड्रेस इफ एनी। यानी इनमें से जो जो चीज़ हो, अगर किसी कंपनी ने वेबसाइट नहीं बनाई हुई तो वो नहीं मेंशन करेगी, किसी ने फैक्स मशीन नहीं रखी हुई तो वो नहीं मेंशन करेगी, जो जो चीज़ें होंगी वो। इफ एनी प्रिंटेड ऑन लेटर हेड एंड ऑल इट्स डॉक्यूमेंट्स, नोटिसेज एंड अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन, तो ये सब मेंशन किए जाएंगे। तो बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स हैं कि नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर बिजनेस प्लेसेस पे मेंशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बिजनेस प्लेसेस पर डिस्प्ले करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी का नाम मेंशन करना है, उन तमाम डॉक्यूमेंट्स पर जो कंपनी की तरफ से हैं या कंपनी के बिहाफ पर साइन हो रहे हैं, और नेम और पर्टिकुलर्स डॉक्यूमेंट्स, लेटर हेड्स वगैरह पे मेंशन होने चाहिए। जो पर्टिकुलर्स हैं उनसे मुराद है एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स एंटिटीज को फॉलो करनी होगी, और अगर ये फॉलो नहीं करेंगी तो इसकी पेनल्टी है जो हम सेक्शन 24 के अंदर देख रहे होते हैं। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट में सेक्शन 24 कवर कर रहे हैं, जो कि है पेनल्टी फॉर नॉन पब्लिकेशन ऑफ नेम पर। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट जो लॉ की है वो ये है कि पेनल्टी ऑफ लेवल 1 बी लेविड ऑन कंपनी एंड इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यानी वो ऑफिसर जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो ये काम करें कि कंपनी का नाम डिस्प्ले करें और वो नहीं करते, उनको ये पेनल्टी लगेगी। इसमें बेसिकली डायरेक्टर्स आ जाएंगे और जो चीफ एग्जेक्टिव आ जाएगा। फॉर नॉट डिस्प्लेइंग इट्स नेम इन द मैनर प्रोवाइडेड फॉर बाय कंपनीज एक्ट 2017, के अगर कंपनी अपना नाम प्रॉपरली जो है डिस्प्ले नहीं करती जहां जहां पे करना चाहिए कंपनीज एक्ट के मुताबिक, तो ये पेनल्टी लगेगी। अब सेक्शन 24 में तो ये नहीं बताया हुआ कि कंपनीज एक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मेनली इस पर सेक्शन 22 है जिसमें रिक्वायरमेंट है कि कंपनी का नेम और इनकॉर्पोरेशन नंबर बिजनेस प्लेसेस पर मेंशन होना चाहिए, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिस्प्ले होना चाहिए बिजनेस प्लेसेस पर, कंपनी का नेम डॉक्यूमेंट पर मेंशन होना चाहिए, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, मनी ऑर्डर है, प्रिंटिंग ऑफ नेम एंड पर्टिकुलर दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है या वेबसाइट एड्रेस है, ईमेल है, टेलीफोन नंबर वगैरह है। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 22 की। अगर कंपनी इसमें कहीं पे भी डिफॉल्ट करती है या कंपनी के कोई ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट हैं तो उनको पेनल्टी लगेगी, यानी कंपनी को अलग पेनल्टी और ऑफिसर्स को अलग पेनल्टी। फिर ये जो पेनल्टी ऑफ लेवल 1 है, तो लेवल 1 की पेनल्टी बेसिकली क्या है, इसके लिए रेलिवेंट सेक्शन फिर 479 बन जाता है। उसमें जो पेनल्टी लेवल है कि 25,000 तक की पेनल्टी लगती है, और डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू करता है तो 500 पर डे तक जो है वो कंटिन्यू मजीद पेनल्टी बढ़ सकती है।
तो इसमें फिर लेवल 2 जो है वो ज़्यादा पेनल्टी और लेवल 3 उससे भी ज़्यादा पेनल्टी है। 3 लेवल लॉ में स्टैंडर्ड स्केल में डिफाइन हुए हैं, तो इसमें से ये वाली पेनल्टी लगेगी। फर्दर एक और पेनल्टी भी है कि एन ऑफिसर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर डेट फॉर इशूइंग ऑथराइजिंग एनी डॉक्यूमेंट विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द कंपनी अनलेस ड्यूली पेड बाय द कंपनी। तो सेक्शन 22 की एक रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी का जो नाम है वो तमाम उन डॉक्यूमेंट्स पर मेंशन होना चाहिए जो कंपनी की तरफ से हैं या कंपनी के बिहाफ पर साइन किए गए हैं। तो कंपनी का अगर कोई ऑफिसर ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करता है या ऑथराइज करता है जो कि था कंपनी के बिहाफ पे लेकिन उस पर कंपनी का नाम मेंशन नहीं था, तो जब कंपनी का नाम मेंशन नहीं होगा तो लॉ की नज़र में वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। लाइक अगर उसने कोई रिसीट इशू की हुई थी तो उसके पैसे उसको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। हाँ, अगर कंपनी पे कर दे तो फिर तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कंपनी ने पे कर दिया, दूसरे पर्सन को पैसे मिल गए, तो देर इज नो इशू। लेकिन अगर कंपनी किसी वजह से पे ना कर सके, डिफॉल्ट कर जाए कंपनी, लेट्स से कि कंपनी के पास पैसे ना हो, बैंक करप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो कंपनी अगर पे नहीं कर सकती तो फिर उस ऑफिसर को पे करने पड़ेंगे। यहाँ से जो हमें इम्पॉर्टेंट एक लेसन मिलता है वो ये मिलता है कि जब भी आप जॉब कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो, तो जब आप किसी कंपनी के लिए जो काम कर रहे हैं तो कंपनी के बिहाफ पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उस पर जब आप अपने साइन करते हैं तो ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि उस पर कंपनी का नाम मेंशन हो, ताकि इन द अनफॉर्चुनेट केस आप पर्सनली लायबल ना हो जाए उन डेट्स के लिए जो कि आप कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सिंपल सा सेक्शन था। दैट्स ऑल फॉर द टाइम बीइंग। हैव अ गुड टाइम।